इदारों से मिलते जुलते उस कानून का नाम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है, जो 1995 में जनूबी अफ्रीका में नाफिज किया गया था। जानो और जानते रहो। You are all aware of the kind of turmoil and uncertainty that our country has gone through in recent times. 12 अक्टूबर सन 1999 को इख्तिदार संभालने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क नामी एक और कानूनी तरमीम के जरिए खुद को मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव करार दिया। मार्शल लॉ के लफ्ज से सख्ती से गुरेज किया गया, लेकिन इख्तिदार फौज के हाथों में चला जाए तो दुनिया उसे मार्शल लॉ ही समझती है। कुछ अरसे के बाद पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जलावतन थी। बहुत सौ को ऐसा लगा जैसे सियासत की तारीख से बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का बाब अब खत्म हो चुका है। जब हम लोग लिखते थे, ये बात करते थे कि भाई ये मेन स्ट्रीम लीडरशिप है इस मुल्क की, बेनजीर भुट्टो साहिबा या मियां नवाज शरीफ, उनको वापस आने दो, मुकदमे चलते रहे लेकिन उनको इस तरह ये वो करने में, तो वो इसके जवाब में कहा करते थे ओवर माय डेड बॉडी। वो ये चाह रहे थे कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ये सिस्टम के अंदर वापस ना आए। उसके लिए उन्होंने जो अपनी मुतबादिल नाम बताए वो इन पार्टियों ने कबूल नहीं किए। पहले वो वैक्यूम में एक नई लीडरशिप क्रिएट कर लेते थे। इस मरतबा परवेज मुशर्रफ ने सब ने उनसे जो गलती हुई, हमारे लिए अच्छा हुआ कि उन्होंने दोनों कुव्वतों को कहा इनको मैं नहीं लाना चाहता। वक्त गुजरता रहा और जब एनआरओ का निफाज अमल में आया, जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार को 8 साल पूरे हो चुके थे। ख्याल किया जाता है कि उनकी ये कोशिश भी थी कि इस तरमीम के जरिए वो अपने दौरे इक़्तिदार को मजीद तूल दे सके। पाकिस्तानी कौम के साथ भी ये ज्यादती है, मगर उनका इक़्तिदार भी नहीं बचा और जो उन्होंने नैब के हवाले से एक अपना फसाद, एक ढांचा खड़ा किया हुआ था झूठ का, वो भी एक्सपोज हो गया कि उसका मकसद लोगों का एहतसाब करना नहीं था, लोगों के गले में अपनी आमरीत का तोक पहनाना था। ये सबको पता था उस वक्त भी कि ये नेगोशिएशंस हो रही हैं, इस पे फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व थी, इसमें लंदन इन्वॉल्व था, इसमें वाशिंगटन का बड़ा अहम किरदार था। इनिशियली इवन प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाज रिलक्टेंट कि इस चीज़ को साइन किया जाए और इस किस्म का लेजिस्लेशन लेके लाई जाए। द स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन मैंने ही इनिशिएट किया। अब लोग बात अगर करते हैं आई इनिशिएटेड दिस प्रोसेस, ये उन ताकतों ने या उन शख्सियात ने भी इसमें रोल अदा किया जो खुद यहाँ कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के। सन 2002 के आम इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग काफ को जनरल परवेज मुशर्रफ की हिमायत हासिल रही। जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स थे, टोटल वोट अगर लें मैक्सिमम उनके हैं। इस तरह मरकज और 3 सूबों में काफ लीग और उसके इत्तेहादियों ने हुकूमत बनाई। जब जनरल मुशर्रफ पार्लियामेंट से 17वीं तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हुए तो उन्हें न सिर्फ बावरदी सदर मुंतखब कर लिया गया, बल्कि उन्होंने आइन में आर्टिकल 58(2)B की दोबारा शमूलियत के जरिए फैसला कुन इख्तियारात भी हासिल कर लिए। कहा जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए मगरिब को पाकिस्तान में अपने लिए सूदमंद सियासी सेटअप की जरूरत थी। एनआरओ तो था ही बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। निग्रो पॉन्टे और रिचर्ड बाउचर जो भागे भागे हर बारी पाकिस्तान आते थे, इनकी मीटिंग्स में शिरकत करते थे। जो अमेरिका की यहाँ की जो एम्बेसडर है, वो सारा वक्त जो इनको कभी किसी से मिलती थी कभी किसी से। बरतानिया का जो एम्बेसडर यहाँ था मार्क लाइल ग्रांट, वो सारा वक्त इन दोनों पार्टीज को इकट्ठा करता रहा और इनके समझौते करता रहा, क्योंकि ना एक पीपल्स पार्टी की क़यादत मुशर्रफ
के ऊपर एतमाद रखती थी, ना मुशर्रफ उन पे एतमाद रखता था, इसलिए ये बीच में पड़े इनको इकट्ठा करने के लिए। धीरे धीरे बदलते आलमी हालात और दाखिली और खारजी दबाव के तहत जनरल परवेज मुशर्रफ को सियासी मुखालिफिन के मामले में कुछ लचक पैदा करना पड़ी। बैरून मुल्क लोगों के लिए वो कोई NRO उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, या उनको खुशी नहीं थी कि NRO हो या ना, क्या फर्क पड़ता, उनको तो अपना मकसद चाहिए। सो मुशर्रफ को कन्विंस करना उनके पास की बात नहीं थी, और शायद उनके लिए एम्बेरसमेंट भी होगी कि वो ये कहेंगे कि मुशर्रफ साहब अब तुम तो घर जाओ, क्योंकि मुशर्रफ ने उनके साथ बड़ा कोऑपरेट किया था और अब ये मुल्क कोई और लोग चलाएंगे। लोगों का ख्याल ये है कि इसमें अमेरिका ने भी खासा किरदार अदा किया है, एक ऐसा कानून पास हो जाए। चुनांचे अक्टूबर 2007 में ये NRO जारी हुआ, और जनरल साहब क्योंकि उस वक्त वो अमेरिका के, यानी ये ख्याल आम था कि जनरल साहब जो थे वो अमेरिकन पॉलिसीज के ताबे हैं, तो उस पॉलिसी के तहत NRO इस मुल्क में नाफिज हुआ। और ड्यूटी आइन के साथ है, कानून के साथ। क्या आप एक आमिर का साथ देंगे आमिर को दूर देने के लिए, कि क्या आप अवाम का साथ? ये एक हकीकत है कि सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि वो मगरबी कुव्वतों को ये बावर कराने में कामयाब हो गई थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ अवाम में मकबूल नहीं, और अब पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली नागुज़ीर है। उनका ये ख्याल था कि मिलिट्री अब पाकिस्तान में फेल हो चुकी है टू टैकल द मिलिटेंसी इन पाकिस्तान, अब उनको एक तरह पॉलिटिकल बेस से। बेनज़ीर एक सियासतदान थी, वो नवाज शरीफ से पहले आना चाहती थी, और फिर सब लोगों ने उनको कहा कि भाई मुआहदे में तो ये बात शामिल नहीं थी कि आप इस तारीख को आएंगी, उसमें तो ये तारीख थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये कबूल नहीं है, मैंने ऐलान कर दिया अब मैं जाऊंगी। इवन के UAE में भी उनको कहा गया कि भाई आप सोचें वहां आपकी जिंदगी को खतरा है। उन्होंने कहा व्हाट्सएवर इट इज आई विल गो देयर, शी वाज अ ब्रेव लीडर। मगर मुझे वापस जाना है क्योंकि मैंने अपना जबान पाकिस्तान के अवाम को दी। लेकिन बेनजीर की वापसी में सबसे बड़ी रुकावट उनके खिलाफ रेफरेंसेस और शौहर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वो मुकदमात थे जो 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून के अदवारे हुकूमत में कायम किए गए थे। यहाँ एक और नुक्ता नजर बयान करना अच्छा होगा। हमारे मुल्क में मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ मुकदमा साजी की रिवायत बड़ी पुरानी है। 1 जनवरी 1986 से ज़ियाउल हक का दौर था सन 1988 तक। उस वक्त बहुत से केसेस एक गलत किस्म के रजिस्टर हुए। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, उनका दौर था, यानी सियासी पार्टियों का। उस वक्त दूसरी सियासी पार्टी के ऊपर और उनके लीडरान के ऊपर केसेस हुए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया, उसमें उन्होंने पीपुल्स पार्टी और दूसरे लोगों के ऊपर। इसी तरह से फिर आपको पता है कि MQM के खिलाफ एक दौर आया, 1992 में एक्शन लिया गया, उसमें बहुत से केसेस रजिस्टर हुए उनके कारकुनों के खिलाफ। NRO में जो अमेंडमेंट की गई, एक तो सेक्शन 494 में की गई, सब सेक्शन 1 के बाद 4 नए सेक्शन लगाए गए जिसमें कहा कि केसेस विड्रॉ किए जा सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ द कोर्ट।